गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव एकेडमी में। मैं अभिनव गुप्ता आपको आज कोशिका के बारे में बताऊंगा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में कि कोशिका की खोज किसने की है, मानव शरीर में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और सबसे छोटी कोशिका। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से। तो देखिए, कोशिका को हम बायोलॉजी भाषा में कहते हैं साइटो। जो सेल लिखा हुआ है ये इसका इंग्लिश नाम है, लेकिन जब बायोलॉजिकल नेम इसका क्या है, साइटो। बायोलॉजिकल नेम इसे हम कहते हैं साइटो, यानी बायोलॉजी की भाषा में जब हम कोशिका की बात करेंगे तो साइटो। कोशिका का अध्ययन करते हैं, आपने पढ़ा होगा। कोशिका का अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं? साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं? साइटोलॉजी में। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक लेकिन देखिए, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो कार्क के काट में की थी, यानी जो कोशिका थी वो कैसी थी? निर्जीव कोशिका थी, ठीक है। तो इन्होंने कोशिका को सबसे पहले अपने बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में कार्क में देखा। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की फिर? तो जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले की है, जीवित कोशिका की खोज ये की है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने की है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। सबसे बड़ी कोशिका आप सबको पता होगा कि शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका आपको याद होगा, पिछली क्लास में बताया था हमने, माइकोप्लाज्मा की होती है सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका किसकी होती है बच्चों? माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा। अब देखिए, यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहता है कि लोग बच्चे समझते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा है वो कोशिका का नाम है, लेकिन ये एक जीव का नाम है। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा जीव की होती है, राइट। ये किसी कोशिका का नाम ही नहीं है कि आप समझे कि माइकोप्लाज्मा कोई कोशिका है तो वो सबसे छोटी होती है, ठीक है। देखिए, ये तो हमने बात की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिकाओं के। अब हम बात करते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती हैं। तो देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है बच्चों? पिछली क्लास में बताया था हमने, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु की। किसकी होती है? अंडाणु की। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका ये भी हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो ये होती है हमारी स्पर्म की कोशिका, स्पर्म। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? स्पर्म। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें सीखी कि कोशिका का नाम साइटो, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में करते हैं,
ठीक है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म की। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहां तक आ गया आपको समझ में? ठीक है, तो अभी हमने देखा कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका के बारे में। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? अब देखिए कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि बड़ी और लंबी दोनों एक ही बात है, पर ऐसा नहीं है। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए अगर कहें हम कि लाल किला जो है वो बड़ा है और कुतुब मीनार जो है वो लंबा है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया दोनों में कि बड़ी और लंबे में क्या अंतर है। तो जो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन की कोशिका होती है। न्यूरॉन के बारे में हमने आपको एक चीज और बताई थी कि ये एक ऐसी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता है। ठीक है, तो यानी विभाजन रहित कोशिका कौन सी होगी हमारी? विभाजन रहित कोशिका ये हो जाएगी हमारी न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। अच्छा, ये पाई कहाँ पे जाती है न्यूरॉन सेल्स? ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? मस्तिष्क में। ठीक है, मस्तिष्क में पाई जाती है, यानी ब्रेन में न्यूरॉन सेल्स पाई जाती हैं। इसके बाद हमने आपको एक चीज और बताई थी कि सबसे तेज विभाजन कहाँ पे होता है। तो सबसे तेज विभाजन कहाँ पे होता है? कौन सी सेल्स में होता है बच्चों? सबसे तेज विभाजन ये होता है हमारा लीवर सेल्स में, राइट। ठीक है, तो सबसे तेज विभाजन होता है हमारा लीवर सेल्स में। तभी हम कहते हैं ना कि अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां की सेल्स क्या होती हैं, उसे अपने आप ठीक कर देती हैं। और देखिए ब्रेन में हमारा न्यूरॉन पाया जाता है, बट न्यूरॉन में क्या होता है? विभाजन नहीं होता है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर यहाँ दिमाग पे चोट लग गई तो वो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होती है। यहां तक आ गया समझ में? देखिए अब एक चीज और आपने सुनी होगी कैंसर के बारे में। तो कैंसर क्या होता है? द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। यानी कोशिकाओं का अनियमित रूप से विभाजन क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल ये क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी कोशिकाओं का अनियमित रूप से विभाजन क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है, राइट। बट अभी देखिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि मस्तिष्क में न्यूरॉन पाई जाती है, न्यूरॉन सेल्स पाई जाती है, ठीक है, जिनमें विभाजन नहीं होता है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब हमारे ब्रेन में कोई भी कैंसर नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मस्तिष्क में होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन कैंसर होता है, राइट। तो उसका क्या रीजन है आइए जानते हैं। देखिए जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क में क्या होता है? 90% न्यूरॉन सेल्स पाए जाते हैं, न्यूरॉन पाई जाती हैं, और 10% एक मिनट ग्लियल सेल। ठीक है, ग्लियल सेल ये पाए जाते हैं मस्तिष्क में। देखिए 90% न्यूरॉन सेल होगा और 10% हमारे ग्लियल सेल पाए जाते हैं। जो 90% न्यूरॉन है इनमें क्या होता है? सेल डिवीजन नहीं होता है, बट जो 10% ग्लियल सेल है इनमें सेल डिवीजन होता है।
तो जब कभी भी ग्लियल सेल में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, तब ये कंडीशन आती है कि ब्रेन ट्यूमर होता है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। देखिए अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका का जो सिद्धांत है सबसे पहले दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, क्या नाम है? स्लाइडेन कोशिका सिद्धांत, ये दिया था स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, तो कोशिका का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। इन्होंने ये बताया था कि जो हमारी कोशिका है वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनी होती है। यानी हमारे शरीर में जो पहले से कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हीं से क्या होता है, नई कोशिकाओं का जन्म होता है। इसी सिद्धांत को नाम दिया गया कोशिका सिद्धांत, और ये किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हमने कोशिका के बारे में सारी चीजें जान ली। ठीक है, अब हम बच्चों पढ़ेंगे कोशिका के अंगों के बारे में। ठीक है, कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, केंद्रक। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में अब हम डिटेल से जानेंगे। तो कोशिका के अंग, कोशिका के अंग, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो पहला जो अंग है हमारा वो है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक है, इसे हम प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए कोशिका झिल्ली जो है वो हमारी पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, किसमें पाई जाती है? ये पादप और जंतु, ये दोनों में पाई जाती है। और ये जो बनी होती है, किसकी बनी होती है बच्चों? ये हमारी प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? प्रोटीन की, प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है हमारी प्लाज्मा झिल्ली। देखिए अब प्लाज्मा झिल्ली इसमें होता क्या है, इसका काम क्या है? तो कोशिका के जितने भी अंग हैं जिनके बारे में अभी हमने बताया ना, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सारे अंग किस में होते हैं? आपके कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोशिका के सभी अंग इस झिल्ली में पाए जाते हैं। कोशिका के सभी अंग इस झिल्ली में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, कोशिका झिल्ली जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, तो ये किस में पाई जाती है? पादप और जंतुओं में। प्रोटीन की बनी होती है और इसका होता क्या, काम क्या होता है इसका? कि कोशिका के जितने भी अंग हैं हमारे वो सब इसी झिल्ली में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो अंग है वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ठीक है, इसे सेल वॉल भी कहते हैं, सेल वॉल। ठीक है, ये जो है कोशिका भित्ति ये सिर्फ पौधों में पाई जाती है, जंतुओं या मनुष्यों में ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये किस में पाई जाती है? सिर्फ पादपों में पाई जाती है। ये सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है ये। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि सुरक्षा व आकार प्रदान करना। ठीक है, सुरक्षा व आकार प्रदान करना। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो है वो पौधों में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसका काम क्या होता है? सुरक्षा और आकार प्रदान करना। जैसे आपने देखा होगा ना कि आप कभी बाजार से कोई सामान लाते हैं थैली में, ठीक है,
तो हम क्या करते हैं कि थैली जो है वो फट ना जाए, उसकी वजह से क्या करते हैं, लेयर को डबल कर लेते हैं, ठीक है, यानी दूसरी थैली भी उसके ऊपर लगा लेते हैं। तो जो दूसरी थैली का काम करता है वो कौन करता है, कोशिका भित्ति करती है, ठीक है। ये किसमें पाई जाती है, पादप में, सेलुलोज की बनी होती है, और काम क्या है इसका, सुरक्षा और आकार प्रदान करना, ठीक है। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब तीसरे अंग के बारे में बात करते हैं। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बच्चों। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो अल्टमैन ने की थी। किसने की थी, खोजकर्ता कौन है इसके, अल्टमैन, ठीक है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। क्या काम है इसका, ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जागृह। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए अब आपने क्रेब्स चक्र के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, श्वसन में भाग लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है क्रेब्स चक्र में, ठीक। तो देखिए होता क्या है, ये क्रेब्स चक्र में भाग लेता है। देखिए क्रेब्स चक्र में क्या होता है, 38 एटीपी के अणु बनते हैं, ठीक है। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 38 एटीपी के अणु बनते हैं, जो क्या करते हैं, मिलकर एक ग्लूकोज का अणु बनाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का एक अणु बनाते हैं, और ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है बच्चों, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का और क्या काम है कि ऑक्सीजन का जो है वो परिवहन करना, ठीक है। तो होता क्या है, श्वसन में क्रेब्स चक्र, ठीक है, क्रेब्स चक्र से क्या होता है, 38 एटीपी अणु बनते हैं, ठीक है। 38 एटीपी अणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज का अणु बनाते हैं, ठीक। ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। आपके एग्जाम में और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसकी आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की, अल्टमैन ने, ठीक है। इसका काम क्या है, ऊर्जा प्रोवाइड करना, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना, इसीलिए हम इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, ठीक है। श्वसन में भाग लेता है, ठीक है, क्रेब्स चक्र में। क्रेब्स चक्र में क्या होता है, 38 एटीपी के अणु बनते हैं, जो क्या करते हैं, मिलकर एक ग्लूकोज का अणु बनाते हैं, और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। इसकी आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है। तो अगला जो अंग है कोशिका का वो है गाल्जी काय, ठीक, गाल्जी काय, इसे गाल्जी बॉडी भी कहते हैं। इसकी जो खोज की थी वो की थी कैमिलो गोल्गी ने, कैमिलो गोल्गी, ठीक है। इन्होंने अपने नाम पर ही इसका नामकरण किया, ठीक है। गोल्जी का है, खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी। इसका काम क्या होता है, देखिए इसका काम है ऊर्जा का परिवहन करना, ऊर्जा का परिवहन करना, ठीक है। यानी हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक ऊर्जा को ले जाना, ये किसका काम है, गोल्जी काय का काम है, ठीक है। किसका काम है, गोल्जी काय का काम है। अगला जो अंग है हमारा पांचवा, ठीक है, रसधानी कहते हैं जिसे, रसधानी या वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स बोलते हैं जिसे रसधानी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जल का संग्रह करना, जल का संग्रह करना, संग्रह करना, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो जल का संग्रह करता है कौन करता है, रसधानी या
वैक्यूल्स करते हैं। ठीक है, अगला अंग देखते हैं तारक काय। तारक काय, ये जिसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, तारक काय या सेंट्रोसोम। इसकी जो खोज की थी बोवेरी ने इसकी खोज की थी। इसका क्या काम है? कोशिका का पुनर्निर्माण करना। ठीक है, यानी कोशिका का विभाजन करना या कोशिका का पुनर्निर्माण करना, ये किसका काम है? तारक काय का। कोशिका का पुनर्निर्माण करना। ठीक है, तो ये काम किसका है? तारक काय का, जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। गाल्जी काय खोज किसने की? कैमिलो गोल्गी ने। ठीक है, काम क्या होता है इसका? ऊर्जा का परिवहन करना। ठीक है, अगला अंग राजधानी, जल का संग्रह करना राजधानी का काम होता है। तीसरा जो अंग है वो तारक काय। ठीक है, खोज किसने की? बोवेरी ने। और इसका काम क्या? कोशिका का पुनर्निर्माण करना या कोशिका का विभाजन करना। ठीक है, कोशिका का विभाजन करना। ठीक है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला अंग जो हमारा है अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतःप्रदव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आंतरिक सहायता प्रदान करना। आंतरिक सहायता प्रदान करना। देखिए, अब अंतःप्रदव्य जालिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, एक होता है स्मूथ सरफेस और एक होता है रफ। ठीक है, एक होता है स्मूथ यानी चिकना, दूसरा क्या होता है? रफ यानी खुरदरा। देखिए, जो आपका स्मूथ सरफेस है वो क्या करता है? ये वसा का निर्माण करता है। ठीक है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निर्माण करता है? वसा का निर्माण करता है, वसा निर्माण। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है, स्मूथ और रफ दो टाइप के होते हैं। रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। इसके ऊपर आप ये देख लेना, छोटे छोटे से बिंदु पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या करते हैं? ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये जो आपके हैं रफ, ठीक है, रफ वाली साइड में पाए जाते हैं, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? अंतःप्रदव्य जालिका, काम क्या है इसका? आंतरिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, दो तरीके का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाला क्या करता है? वसा का निर्माण करता है और रफ वाला प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, रफ साइड में क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसीलिए राइबोसोम्स को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला अंग देखते हैं हम। ठीक है, अगला अंग है हमारा
सोम। बंद करो, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ठीक है, अगला अंग जो है वो है राइबोसोम। ठीक है, जैसा अभी हमने पिछले अंग में आपको बताया था, राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करना, ये इसका काम होता है। ठीक है, प्रोटीन निर्माण करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, देखिए अब राइबोसोम जो होते हैं हमारे, वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S। ठीक है, ये होता है छोटा और ये होता है हमारा बड़ा। ठीक है, अब हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है? ठीक है, तो इसके लिए एक सेडिमेंटेशन टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? सेडिमेंटेशन टेस्ट, ये होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों को इस किसी विलयन में डालते हैं। ठीक है, जो राइबोसोम सबसे पहले नीचे बैठ जाता है हम उसे बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आकार नहीं देखते हैं कि आकार में बड़ा है तो बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो सबसे पहले नीचे बैठ जाएगा उसी को हम बड़ा मान लेते हैं। तो ये दो होते हैं। ठीक है, 70S और 80S। जो 70S वाला है आपका, ये पाया जाता है आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, किसमें पाया जाता है बेटा? यूकैरियोटिक में। ठीक है, ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है आपका, यूकैरियोटिक। और ये वाला जो आपका पाया जाता है ये प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन एक सिंपल भाषा में जान लेते हैं कि क्या होता है। तो जिन कोशिकाओं को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, वो आपकी कहलाती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। और जिनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो क्या कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। यहां तक आपको समझ में आ गया? राइबोसोम, ठीक है, काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसे। दो टाइप्स का होता है, 70S और 80S। इसका निर्धारण कैसे करते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? तो उसके लिए एक सेडिमेंटेशन टेस्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, दोनों राइबोसोम्स को एक विलयन में डालते हैं। जो राइबोसोम पहले नीचे बैठ जाता है उसे हम बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि उसका आकार कैसा है, ठीक है, आकार बड़ा है या छोटा है, इसके आधार पर नहीं करते हैं। जो सबसे पहले नीचे बैठ जाता है उसी को हम बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, छोटा वाला जो आपका ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और बड़ा वाला यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, यहां तक आ गया आपको समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। ठीक है, अगला अंग है हमारा केंद्रक। ठीक है, तो अगला अंग क्या है बच्चों? केंद्रक। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ये तो पता ही होगा आपको। ये इसका काम क्या होता है? इसे कहते हैं कंट्रोलर ऑफ सेल। कंट्रोलर ऑफ सेल। ठीक है, यानी कोशिकाओं पर नियंत्रण रखना किसका काम होता है? ये केंद्रक का काम होता है। ठीक है, इसका काम ये होता है कि जितने कोशिका के अंग हैं, ठीक है, जैसे अभी आपने पढ़ा ना, ठीक है, तारक काय, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है, ये सारे अंग जो हैं वो बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखना किसका काम होता है? केंद्रक का काम होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? कंट्रोलर ऑफ सेल। ठीक है, देखिए केंद्रक में होता क्या है, आपका प्रोटीन जो है वो 80% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, 80% प्रोटीन और 10% आपका न्यूक्लियक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लियक अम्ल
न्यूक्लिक अम्ल हो गया, और 10% में आपके अन्य पदार्थ आते हैं, अन्य पदार्थ। ठीक है। केंद्रक में देखिए डीएनए पाया जाता है, डीएनए, आरएनए और जीन पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पाई जाती हैं आपके केंद्रक में। ठीक है, खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसे हम कहते हैं कंट्रोलर ऑफ सेल। ठीक है, यानी जो कंट्रोल करता है। ठीक, जैसे हमारे शरीर में कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है ना। ठीक, तो इसीलिए हम इसे ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। ब्रेन ऑफ सेल कौन है? ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, इसे कहते हैं केंद्रक। केंद्रक में आपका 80% प्रोटीन, 10% न्यूक्लिक एसिड और 10% जो वो अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, और डीएनए, आरएनए, जीन, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्रोमोसोम वगैरह पाए जाते हैं, क्रोमोसोम हो गया आपका, गुणसूत्र, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक, एक चीज छूट गई थी, तो जो राइबोसोम है, राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज ये की थी आपके पैलाडे ने। राइबोसोम की खोज की थी पैलाडे ने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला अंग जो हमारा है कोशिका का, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की डी डुबे ने। डी डुबे ने। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ठीक, कोशिका का पाचन करना। कोशिकीय पाचन में यह सहायता करता है। कोशिकीय पाचन। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है? किसी भी कोशिका को आसानी से पचा सकता है। ठीक है, इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? जो कोशिकीय पाचन में भाग लेते हैं। कोशिकीय पाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि कोशिकीय पाचन क्या होता है, यानी कोशिका का पाचन होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कोई कोशिका है जो वो मर जाती है। ठीक है, तो उस कोशिका को जो गलाने का काम है, ठीक है, वो कौन करता है? लाइसोसोम करता है। ठीक, लाइसोसोम क्या करता है? अपने अंदर से कुछ जल अपघटक एंजाइम क्या करता है? छिड़क देता है उस कोशिका पर, जो मरी हुई कोशिका है। ठीक है, तो वो कोशिका क्या होती है? गल जाती है और उसकी जगह पर नई कोशिका जन्म ले लेती है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, हमारी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनमें क्या है? लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए अगर ये मृत होती हैं तो ये इन्हें क्या करना पड़ता है? ये स्प्लीन में जाती हैं। कहाँ जाती हैं? ये स्प्लीन। ठीक है, जिसे प्लीहा कहते हैं। प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती हैं, जाकर नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए स्प्लीन या प्लीहा को जो है वो आरबीसी का कब्र कहते हैं। स्प्लीन या प्लीहा को, प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहते हैं। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन।
आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। लाइसोसोम खोज किसने की? डी डुबे ने। ठीक है, काम क्या होता है? कोशिका का पाचन करना। इसमें क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिकीय पाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, लाइबोसोम जो वो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जब भी जो आरबीसी जब नष्ट होती है तो वो क्या होती है? प्लीहा में जाकर नष्ट होती है। ठीक है, इसीलिए प्लीहा को हम क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्र कहते हैं। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला अंग पढ़ते हैं। अगला अंग है जीव द्रव्य। ठीक है, इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसकी खोज जो की थी वो पुरकिंजे ने की थी। पुरकिंजे ने क्या किया था? इसकी खोज की थी। ठीक है, खोज किसने की? पुरकिंजे ने। ठीक है, देखिए जीव द्रव्य में क्या होता है? 80% जल पाया जाता है। ठीक है, 80% जो जल है वो जीव द्रव्य में पाया जाता है। जीव द्रव्य को जीवन की इकाई भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जो 80% जल है इसमें जब 1% की कमी होती है तो हमें प्यास लगती है, और 10% की जब कमी होती है तो क्या होता है? आदमी मर जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं? जीव द्रव्य को जीवन की इकाई। ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जीव द्रव्य जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। दूसरा होता है केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, देखो ये मान लीजिए हमने माना कि ये हमारी कोशिका है। ठीक है, ये केंद्रक है। कोशिका के बाकी अंग जो है वो यहाँ पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, और ठीक है वो क्या होता है तुम्हारा? यहाँ पे क्या देखिए जीव द्रव्य भरा रहता है। और न्यूक्लियस के अंदर भी जीव द्रव्य भरा रहता है। ठीक है, इसे ऐसे बना लें अगर हम, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये कोशिका। ठीक है, जो कोशिका के अंदर भरा रहता है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और जो न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, तो ये जो है कोशिका द्रव्य कोशिका में पाया जाता है, और केंद्रिका द्रव्य जो है वो केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, अब जीव द्रव्य का काम क्या होता है? ठीक है, जैसे आप हमने देखा होगा, आप अगर किसी बैग में ठीक है कुछ बर्तन भर लें तो होता क्या, जब चलते हैं तो आवाज आती है। ठीक, आपस में टकराते रहते हैं। तो जीव द्रव्य क्या करता है? इन्हें आपस में टकराने से रोकता है। ठीक है, ताकि ये क्या है? आपस में ना टकराएं। ठीक, 2 टाइप का होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। कोशिका में पाया जाने वाला कोशिका द्रव्य और केंद्रक में पाया जाने वाला केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पादप कोशिका, जंतु कोशिका, इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, इन सब के बारे में जानेंगे, कि डिटेल में जानेंगे क्या होता है और इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।